वेलकम टू द सक्सेस पॉइंट क्लास 10 हिंदी क्षितिज पाठ्य पुस्तक का आत्मकथ्य जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित पाठ को हम देखने वाले हैं। इसमें जो है जयशंकर प्रसाद जी के जो मित्रगण साथी सहपाठी जो लेखक हैं वह उनको अपने स्वयं के जीवन के बारे में लिखने को कहते हैं, यानी कि आत्मकथा लिखने को बोलते हैं। तो उसी के बारे में कुछ जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है कि मेरे जीवन में कुछ ऐसा है नहीं कि मैं आत्मकथा लिखूं। आत्मकथा लिखने के लिए आपके जीवन की पूरा शुरू से लेकर के अंतिम तक आपको वर्णन लिखना होता है। तो जयशंकर प्रसाद जी ऐसा मानते हैं कि मेरे जीवन में कुछ लिखने लायक है ही नहीं, तो इसी बातों को वो विभिन्न लाइनों के माध्यम से कह रहे हैं। तो देखो, मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी है अपनी। मधुप का मतलब भंवरा। कवि कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का जो मन है, मन रूपी जो भंवरा है, वो प्रेम गीत गाता हुआ अपनी कहानी सुना रहा है। मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार से जो पत्तियां हैं ये पहले कितनी घनी थी, परंतु आज क्या हो रही है, ये मुरझाकर गिर रही हैं। तो झड़ती पत्तियों की ओर इशारा करते हुए कवि कहते हैं कि आज जो है असंख्य पत्तियां मुरझाकर गिर रही हैं, यानी उनकी जीवन लीला समाप्त हो रही है। तो इस प्रकार से लेखक जयशंकर प्रसाद जी ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से पत्तियों की जीवन लीला समाप्त हो रही है, उसी प्रकार से मैं भी जीवन लीला समाप्ति की ओर अग्रसर हूँ, इसलिए मैं आत्मकथा क्यों लिखूं। तीसरी लाइन, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। कि इस प्रकार अंतहीन नीले आकाश के, अनंत नीलिमा का मतलब अनंत आकाश, तो इस अनंत आकाश के नीचे हर पल अनगिनत जीवन का इतिहास बन और बिगड़ रहा है। यानी कि प्रतिदिन जो नए जीव पैदा हो रहे हैं और जो मौजूद जीव हैं वो क्या हो रहे हैं, मर रहे हैं। तो इसी प्रकार से मैं भी उनमें से एक हूँ। तो इसी गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। नेक्स्ट, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। चौथी लाइन का अर्थ है कि यहाँ जो है प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे का मजाक बनाने में लगे हुए हैं। कि जब मैं आत्मकथा लिखूंगा तो मेरी भी लोग क्या बनाएंगे, मजाक बनाएंगे, इसलिए मैं आत्मकथा नहीं लिख रहा हूँ। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। यानी कि 5 लाइन में कवि कह रहे हैं कि तब भी तुम कहते हो कि मैं अपनी आत्मकथा लिखूं और अपनी कमजोरियां दूसरों के सामने रख दूं, ताकि लोग मेरा क्या करें, मजाक करें, उपहास करें। 6 लाइन में कवि कह रहे हैं कि तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। कवि ये कह रहे हैं कि यदि मैं तुम्हें अपनी आत्मकथा सुनाऊंगा या मैं तो लोगों को सुनाऊंगा, तुम का मतलब वो जो सामने वाले जितने भी लोग हैं सब मेरी आत्मकथा को पढ़ेंगे या सुनेंगे, तो लोगों को उसका आनंद ही मिलेगा। क्योंकि और साथ में वह भी देखेंगे कि कवि का जीवन जो है वो सुख और प्रसन्नता से बिल्कुल ही खाली है। मतलब आया ना इसमें, यह गागर रीति, गागर का मतलब घड़ा, यानी कि मेरा जो घड़ा है, यानी कि घड़े से, यहाँ घड़े से मतलब नहीं है, जीवन से मतलब है। कवि ने अपने जीवन को क्या कहा है, घड़ा कहा है। कि जिस प्रकार से घड़ा खाली है उसी प्रकार से मेरा जीवन भी सुखों से क्या है, खाली है। मतलब मेरे जीवन में कोई भी सुख नहीं है, मेरे जीवन में दुख ही दुख है। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। अर्थात इसमें कवि कह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि मेरे जीवन में जो दुख है उसका कारण तुम अपने आप को समझने लग जाओ और मेरा दुख लेकर अपने आप को सुखी समझने लग जाओ। कि अगर मैं आत्मकथा लिखूंगा तो निश्चित रूप से उसमें किसका वर्णन करने वाला हूँ, दुखों का वर्णन ही करने वाला हूँ। क्योंकि मेरे जीवन में सुख तो बिल्कुल क्षणिक है, बिल्कुल कम है। जब मैं दुखों का वर्णन इसमें करूंगा तो अब दुख कौन देते हैं, अपने जो भी नजदीक होते हैं उनसे ही सबसे ज्यादा हमें दुख मिलता है। तो कवि का कहना यह है कि कहीं तुम अपने आप को दोषी ना समझो। अगर मैं आत्मकथा लिखूंगा उसमें दुखों का वर्णन करूंगा, तुम स्वयं को दोषी न समझ लग जाओ, इसलिए मैं जो आत्मकथा नहीं लिख रहा हूँ। नेक्स्ट लाइन है, यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊ में, भूलें अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाओं में। अब कवि कह रहे हैं कि यदि मैं आत्मकथा लिखता हूं तो मुझे अपनी कमियां, भूलें, प्रवंचना का मतलब धोखे, जो मैंने जीवन में धोखे खाए हैं, है ना, ये सब बताने पड़ेंगे। और यह मेरी विडंबना या कठिनाई है कि मैं ये सब नहीं कर सकता। अगर मैं आत्मकथा लिखने जाऊंगा तो मुझे इन सब बातों का जिक्र करना पड़ेगा और ये मैं नहीं चाहता हूं, ये मेरी विडंबना है। अंतिम पंक्ति, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, और अरे खिल खिला कर हंसते होने वाले उन बातों की। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। अब कवि लेखक जो है वो कहते हैं कि मेरे जीवन में सुखद पल भी हैं। अब ऐसा नहीं कि लेखक के जीवन में हमेशा दुख ही दुख है। उज्जवल गाथा यानी कि उनकी जो जीवन की उज्जवल गाथा यानी कि सुख के पल है। लेखक कहते हैं कि मेरे जीवन में सुख के पल भी थे और जब भी मैं उनको याद करता हूं तो खिल खिलाकर हंसता हूं, पर उनको भी मैं बताना नहीं चाहता। लेखक जो है अपने सुख के पलों को भी बताना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं बताना चाहते हैं, क्योंकि सुख के जो पल हैं वो लेखक के जीवन में क्षणिक सुख के पल हैं, बहुत कम है। दुख के मुकाबले सुख के जो पल हैं वो बिल्कुल कम है, इसलिए लेखक उन्हें भी बताना नहीं चाहते हैं।
मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। अब अगली पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि मुझे ऐसा सुख कभी भी नहीं मिला जिसका मैं सपना देखा करता था। वह ऐसा सुख जो थोड़े समय के लिए बाहों में आया और मुस्कुराकर वापस चला गया। आलिंगन में आते, आलिंगन का मतलब बाहें, आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो है वापस से चला गया। मतलब सुख आया तो सही, परंतु बहुत कम समय तक रहा और चला गया। इसलिए वह सुख सपने जैसा ही था। जिस प्रकार से सपना थोड़े समय के लिए आता है और फिर व्यक्ति की नींद खुल जाती है, उसी प्रकार से भी जो लेखक को जो सुख, लेखक के जीवन में जो सुख आया वो क्षणिक समय के लिए, थोड़े समय के लिए सुख आया मात्र। अगली लाइन, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। अर्थात कवि कह रहे हैं कि कवि अपनी प्रेयसी, अब जो कवि है अपनी प्रेमिका को याद करते हुए लिख रहे हैं। कवि अपनी प्रेयसी या प्रेमिका के सुंदर लाल गालों को, अरुण कपोलों का मतलब सुंदर गाल, लाल गाल, कालों का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि मानो उषा काल में जो आकाश में लालिमा आती थी कि अनुरागिनी उषा लेती थी। अनुरागिनी उषा, उषा काल जब सूर्य उदय होता है तब एक लाल लाल छटा अपने को आसमान में दिखती है और आकाश उस समय थोड़ा काला होता है, तो रात भी होती है हल्की सी और हल्की सी सुबह भी होने लग जाती है। उस काल को बोलते हैं उषा काल। तो जब उषा काल में जो लालिमा, जो लाल लाल छटा वो दिखती है, तो वह लालिमा उसकी ही गालों से आती थी। मतलब अपनी प्रेयसी की सुंदरता की वो बखान कर रहे हैं। अगली लाइन, उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। अर्थात कि परंतु अब उस रूप की छवि अब मात्र सहारा बनकर रह गई है। मतलब जो कवि अब जो जीवित हैं किसके माध्यम से, कि वो जो छवि उन्होंने इमेजिन की, जिसका उन्होंने ऊपर दो लाइनों में जो बखान किया है, उसी को वो दिलो दिमाग में बिछाए हुए हैं और उसी को सहारा मान करके अब एक तरीके से क्या अपना जीवन बिता रहे हैं। क्योंकि वास्तविक जीवन में देखोगे तो कवि को वो कभी मिली ही नहीं, वो मिलने से पहले ही दूर चली गई। कि सीवन को उधेड़ कर देखोगे, सीवन यानी जीवन, जीवन को अगर देखोगे तो कभी मुझे वह मिली ही नहीं। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं। इसलिए अपने जीवन को छोटा समझकर वे अपनी कहानी नहीं सुनाना चाहते हैं कि मेरा जीवन तो अत्यंत ही छोटा है, उसमें लिखने लायक कुछ है ही नहीं, इसलिए मैं क्यों आत्मकथा लिखूं। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनाता मैं मौन रहूं। इसलिए वे दूसरों की जीवन गाथाओं को या जीवन कथाओं को या आत्मकथाओं को सुनने में ही अपनी भलाई समझते हैं और स्वयं चुप रहना चाहते हैं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, और अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। अंतिम दो पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अभी उनके जीवन की कहानी सुनाने का समय नहीं आया है, इसलिए अतीतों को मत कुरे दो, उन्हें मौन रहने दो। इसमें एक जो कवि है अपना भला समझते हैं। इस प्रकार से जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी आत्मकथा को न लिखने के लिए लाइनें लिख दी। अब हम पाठ के प्रश्नोत्तर की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न, कवि आत्मकथा लिखने से पहले क्यों बचना चाहते हैं, आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं। तो आत्मकथा लिखने के लिए अपने मन की दुर्बलताओं और कमियों को उल्लेख करना पड़ता है। दूसरा पॉइंट, अपनी सरलता के कारण कवि ने कई बार धोखा खाया है, इसलिए वह अपने व्यक्तित्व जीवन को उपहास का कारण नहीं बनाना चाहते। तीसरा, जीवन में बहुत सारी पीड़ादायक घटनाएं हुई हैं, उन्हें याद करने से घाव फिर हरे हो जाएंगे। चौथा पॉइंट, कवि अपने व्यक्तित्व अनुभवों को दुनिया के समक्ष व्यक्त नहीं करना चाहते। तो ये सब कारण है, इसलिए कवि जो है अपनी आत्मकथा लिखने से बार बार मना कर रहे थे पाठ के माध्यम से। प्रश्न नंबर 2, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ऐसा क्यों कहते हैं। लास्ट में अंतिम पंक्तियों ने कवि ने कहा था कि अभी समय नहीं है, मैं मौन रहूं। तो कवि ने ऐसा क्यों कहा। कवि का जीवन दुख और अभावों से भरा है, यानी कि जीवन में हमेशा क्या रही है, उनकी कमियां ही रही हैं। मुश्किल से कवि को अपनी पुरानी वेदना से मुक्ति मिली है, यानी कि पुरानी जो तकलीफें थी मुश्किल से कवि भूल पाए हैं और वापस जो उनके मित्र हैं उसको याद करवा रहे हैं कि आत्मकथा लिखने के लिए। तो आत्मकथा लिखकर कवि अपने मन में दबी असफलताओं को याद करके पुनः दुखी होना नहीं चाहते हैं। पॉइंट नंबर 2, कवि को ऐसा लगता है कि उसे अभी ऐसी कोई बड़ी उपलब्धि भी नहीं मिली है जिसे वह लोगों के सामने प्रेरणा स्वरूप रख सके। यानी कवि कहते हैं कि मैंने जीवन में ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया जिसलिए मैं अपनी आत्मकथा लिखूं, क्योंकि आत्मकथा हमेशा ऐसे लोगों की लिखी जाती है जिन्होंने अपने जीवन में बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की है, बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। तो कवि अपने को उनके बराबर नहीं समझता है। प्रश्न नंबर 3, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है। पाथेय अर्थात रास्ते का भोजन या सहारा। पाथेय यात्रा में यात्री को सहारा देता है। जब कहीं यात्री जाता है तो खाने का प्रबंध अपने साथ करके ले जाता है। उसी प्रकार से सुखद स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का आशय स्मृति के सहारे जीवन जीने से है, कि उन्हें जो अच्छी यादें हैं, वो जो अच्छी छवि कवि ने अपने हृदय में बसा रखी है, उनके सहारे कवि अपना जीवन जी रहा है। कवि की प्रेयसी उससे दूर हो गई है,
यानी कि उनकी जो प्रेमिका है वो उनसे दूर हो गई है। कवि के मन मस्तिष्क पर केवल उसकी मधुर स्मृति ही है, केवल कवि को उनकी यादें ही याद है। इन्हीं स्मृतियों को कवि अपने जीने का सहारा बनाना चाहता है। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया। तो इसका अर्थ आप पाठ में देख सकते हैं, जो पाठ का सार अपन ने पढ़ा उसमें आप इसको देख सकते हैं। फिर मैं पढ़ देता हूँ। कवि कहना चाहता है कि जिस प्रेम के कवि सपने देख रहे थे उन्हें कभी प्राप्त नहीं हुआ। कवि ने जिस सुख की कल्पना की थी वह उसे कभी प्राप्त न हुआ और उसका जीवन हमेशा उस सुख से वंचित ही रहा। इस दुनिया में सुख छलावा मात्र है। हम जिसे सुख समझते हैं वह अधिक समय तक नहीं रहता, स्वप्न की तरह जल्दी ही समाप्त हो जाता है। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। अर्थात कवि अपनी प्रेयसी के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहता है कि प्रेममयी भोर बेला में भी अपनी मधुर लालिमा उसके गालों से लिया करती थी। यानी कि उषा काल में जो लालिमा आती थी वो कहां से आती थी? कवि की प्रेयसी के गालों से। तो कवि की प्रेमिका का मुख सौंदर्य उषाकालीन लालिमा से भी बढ़कर था। तुलना की गई कि जो सूर्य उदय होता है, जो लालिमा होती है, उससे भी सुंदर कौन है? कवि की प्रेमिका। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? कवि कहना चाहता है कि अपनी प्रेयसी के साथ चांदनी रातों में बिताए गए वे सुखदायक क्षण किसी उज्जवल गाथा की तरह ही पवित्र हैं, जो कवि के लिए अपने अंधकारमय जीवन में आगे बढ़ने का एकमात्र सहारा बनकर रह गया है। ऐसी स्मृतियों को वह सबके सामने प्रस्तुत कर अपनी हंसी नहीं उड़ाना चाहता है। अतः वह अपने जीवन की व्यक्तिगत मधुर स्मृतियों को किसी के साथ बांटना नहीं चाहता, बल्कि अपने तक ही सीमित रखना चाहता है। तो कवि और उनकी प्रेयसी के बीच में जो भी सुखद पल बीते हैं, कवि उनको आत्मकथा में लिखना नहीं चाहता, क्योंकि वो उनका निजी अनुभव है, वो उनका निजी मामला है, इसलिए उसको सभी के साथ वो शेयर करना नहीं चाहते। कहने का तात्पर्य यह है। कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया है? कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे वह अपनी प्रेयसी नायिका के माध्यम से व्यक्त किया है। कवि कहता है कि नायिका स्वप्न में उसके पास आते आते मुस्कुराकर भाग गई। कवि कहना चाहता है कि जिस प्रेम के वे सपने देख रहे थे वो उन्हें कभी प्राप्त नहीं हुआ। कवि ने जिस सुख की कल्पना की थी वह उसे कभी प्राप्त न हुआ और उसका जीवन हमेशा उस सुख से वंचित ही रहा। इस दुनिया में सुख छलावा मात्र है। हम जिसे सुख समझते हैं अधिक समय तक नहीं रहता और स्वप्न की तरह जल्दी ही समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तर, पाठ का सार देखा। 1 से 2 बार आप पाठ का सार देखिए, आपको धीरे धीरे पाठ का सार याद हो जाएगा। और पाठ का सार यदि आपको याद हो जाता है तो प्रश्नोत्तर लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, मन से लिखिए। ठीक है, ऐसा करते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।